नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। रीट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पूरा कोर्स हम आपके लिए रोज़ाना ला रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य हम शुरू कर चुके हैं। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ये सब हम ला चुके हैं। बहुत ही शानदार वीडियोस हमारे अभी तक चल चुके हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त काल। इस वीडियो में हम प्रमुख प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे हम सांस्कृतिक विकास, गुहा, सारे जो इनके जो गुहाएँ हैं, अजंता, एलोरा, विदेशी यात्री, सभी चीज़ों को, साम्राज्य, सांस्कृतिक विस्तार है, मंदिर है, गुप्त कालीन साहित्य है, वो सभी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। और मेरा ये निवेदन है आपसे कि वीडियो आप पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, ठीक है। लाइक ज़रूर करें, लाइक बटन पर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो ये जो वंश है, इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जाट, इनको जो शुद्ध कौन मानता है, ठीक है, वो मानते हैं केपी जायसवाल। केपी जायसवाल गुप्तों को जो है वो शुद्ध मानते हैं। उसके बाद में जो हीरानंद ओझा हैं, जो अपने रोहिड़ा के निवासी हैं, ठीक है, वो इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। तो गुप्तों को चंद्रवंशी क्षत्रिय जो है वो रोहिड़ा गांव के हीरानंद ओझा जी मानते हैं। उसके बाद में रोमिला थापर और एल्विन, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो गुप्तों को वैश्य मानते हैं। और हेमचंद राय चौधरी जो हैं वो गुप्तों को क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। और सर्वमान्य मत की अगर अपन बात करें तो वो रोमिला थापर का मत जो है वो सर्वमान्य माना जाता है और गुप्तों को जो है वो वैश्य माना गया है। यहाँ तक अपने बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। श्रीगुप्त के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, संस्थापक था वो और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त दो थे इसमें, एक था विक्रमादित्य जो बाद में आएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, जिसका शासनकाल माना जाता है 319 से 335 ईस्वी। 319वें में ही इसने गुप्त संवत की स्थापना की थी, ठीक है। 319 में गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। देखिए, ये मैं बात कर चुका हूँ। 319 में इसने गुप्त संवत की स्थापना की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में इसने विवाह संपन्न किया था। इसी कारण से समुद्रगुप्त ने लिच्छवय दोहित नाम की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम इसी ने जारी किए थे और कुमार देवी के नाम पर इसने राजा रानी के सिक्के भी प्रचलित किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं कि राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण को लेकर ही हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने वीडियो को लाइक जो है वो कर दिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, आपसे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको वो आपको वहाँ पर, हमारा प्रयास है कि वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त, जिसको कांच के नाम से भी पुकारा गया है। विद्वानों ने इसको कांच भी कहा है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। और सबसे शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त, जिसको भारतीय नेपोलियन की संख्या स्मिथ ने प्रदान की है। भारत का नेपोलियन की संख्या इसको प्रदान की है। वीणा वादक शासक था, वीणा बहुत अच्छी बजाता था। उसके अलावा इसने बहुत सारे राज्यों को इसने जीता था, जिसके कारण इसको नेपोलियन की उपमा दी गई थी। समुद्रगुप्त ने जो नीतियाँ अपनाई युद्ध में, वो 4 तरह की नीतियाँ अपनाई इसने, ठीक है। उत्तरी भारत के जो राज्य थे, 12 शासक थे, उसको उसने आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धरण नाम की नीति से अपनाया या फिर जीता।
दक्षिण के राज्यों को इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह, मतलब ग्रहण कर लो, उनको मोक्ष दे दो, फिर वापस उनको उनका राज्य दे दो, इस तरह की नीति से उसने 12 शासकों को हराया, अपने अंडर में मिलाया। आठवीं राज्यों को उसने परिचारकीकृत नाम की नीति से हराया, और सीमावर्ती राज्य जो कि 5 थे उसको उसने सर्वकर दानाकरण प्रणामन नाम की नीति से हराया या फिर अपने अंडर में किया। ठीक है, जो 5 राज्य कौन कौन से थे देखिए, समतट बंगाल था, अभी का ये वर्तमान नाम है, समतट उस समय था बंगाल, डवाक असम, कामरूप असम, करतारपुर जो भी करतारपुर है पंजाब में, और नेपाल। तो यहाँ पर इसने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त यहाँ पे था। उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उपाधियों की अगर हम बात करें तो अश्वमेघ पराक्रमांक, क्योंकि उसने अश्वमेघ यज्ञ खूब कराए थे, लिच्छवाय दोहित्र, ठीक है, सर्वराज्योच्छेता और धरणीबंध। ठीक है, और संगीत प्रेमी तो था ही वो, जिस कारण से उसने ये अलग अलग उपाधियाँ उसने धारण की थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी है। अब इसके दरबार में कौन थे, इसके समय का जो मंदिर कौन कौन थे, कौन कौन सा साहित्य रचा गया था, वो सब बातें अपन बाद में करेंगे। अलग अलग टॉपिक बनेंगे, जैसे गुप्तकालीन साहित्य उसमें कंप्लीट डिटेल आएगी, गुप्तकालीन मंदिर उसमें कंप्लीट डिटेल आएगी, अलग अलग डिटेल की तरह हम चलते रहेंगे। इसमें हम केवल परिचय की बात कर रहे हैं। अब देखिए, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, उसका बेटा, बड़ा बेटा आया रामगुप्त। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, बड़ा था रामगुप्त, छोटा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त की अगर अपन बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 375 से 380, 375 से 380, 5 साल इसने राज किया। शकों का जो राजा था उसने आक्रमण किया था और उसने कहा था कि तुम अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, कि तुम मेरे पास भेज दो। तो उस समय क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, कहा जाता है कि विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक के आधार पर यह कहा जाता है कि ध्रुव देवी का वेश धारण करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों के पास गया और उसने उनको मार डाला, शक राजा को मार डाला। और शकों को मारने के बाद इसने फिर आकर अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ में विवाह कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में वो राजा बना। उसी को इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था, दूसरा सेकंड नंबर का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। ठीक है, और उसके बाद में एक और राजधानी इसने बनाई उज्जैन को। सबसे पहले पाटलिपुत्र को बनाई, उसके बाद में उज्जैन को इसने राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे, जैसे अकबर के नवरत्न थे, उसी तरह से सबसे पहले अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन से थे? कालिदास, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, धन्वंतरी, अमर सिंह जिसने अमरकोट लिखा, वेताल भट्ट, शंकु, शपणक, वररुचि, घटकरपर और वराहमिहिर। ठीक है, तो ये जो थे ये इसके नवरत्न थे। एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। धन्वंतरी कौन थे? भारत के प्रथम आयुर्वेदाचार्य। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसी के समय में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही फाहियान आया था। कब आया था? 399 से लगाकर 414 ईस्वी के बीच में फाहियान जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फिर अपन बात करते हैं इसने किस किस से विवाह संबंध स्थापित किए या किस किस से विवाह किए। तो देखिए, इसने स्वयं ने तो नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा के साथ में विवाह किया था। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक यानी महाराष्ट्र वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में करवाया था, ताकि इसका साम्राज्य जो है वो बढ़ सके। पुत्र कुमारगुप्त का विवाह इसने कदम्ब राजवंशी राजकुमारी के साथ करवाया। तो इस तरह से इसने विवाह के द्वारा जो है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाया, अपनी शक्ति को इसने बढ़ाया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो एक कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ था। अब आगे अपन बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में बात करते हैं। कुमारगुप्त के बारे में अगर अपन बात करें क्या क्या बातें कुमारगुप्त के बारे में थी, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी उपाधियों के बारे में। कुमारगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? कुमारगुप्त का समय माना जाता है 415 से 455 ईस्वी। 415 से 455 ईस्वी इसका समय माना जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र की उपाधियां धारण की थी।
मतलब कि महेंद्र नाम की उपाधि कहीं पर भी आ जाए तो वो उसका आंसर आपके लिए कुमारगुप्त होगा। उसके बाद में कुमारगुप्त को तुमुन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की तरह चमकता हुआ कहा गया है। शरदकालीन सूर्य कुमारगुप्त के लिए उपयोग में लिया गया है तुमुन अभिलेख में, और गढ़वा अभिलेख में इसको परम भागवत कहा गया है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त काल में जो सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो हमें कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं? 18 अभिलेख हमें कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है बिलसड़। बिलसड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यूपी से हमें इसका सबसे पहला अभिलेख बिलसड़ से प्राप्त हुआ है। नालंदा का जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है, जो कि कहाँ है? बिहार में है। और कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सिक्कों के बारे में भी इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। वृषभ शैली के सिक्के किसने चलाए? स्कंदगुप्त ने चलाए। नंदी भी आ सकता है, नंदी शैली के सिक्के किसने चलवाए? तो भी हमारा आंसर स्कंदगुप्त ही होगा। और मयूर शैली के सिक्के किसने चलवाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त ने चलवाए, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं स्कंदगुप्त की, ठीक है। अंतिम श्रेष्ठ शासक था स्कंदगुप्त। इसके समय से जो है वह गुप्त साम्राज्य का पतन जो है वो शुरू हो चुका था, क्योंकि इसी के समय हुनों ने आक्रमण किया था और हुनों को इसने पराजित किया था, ठीक है। स्कंदगुप्त की बात करते हैं। 455 से 467 तक की बात स्कंदगुप्त की होती है। उपाधि थी इसकी शक्रादित्य, परम भागवत। हुनों को पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। चीन का जो शासक था सांग, चीन के सांग शासक को इसने अपना राजदूत जो है वो भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और वृषभ शैली के सिक्के, या फिर अपन कह सकते हैं नंदी, या फिर अपन कह सकते हैं बेल। वृषभ शैली के सिक्के, नंदी शैली के सिक्के या फिर बेल शैली के जो सिक्के हैं वो स्कंदगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ तक मैं अभी अपनी बात फिनिश कर रहा हूँ। ये हमने गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में बातें की थी। इसके बाद में और हम चलते रहेंगे, पर उसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।